BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो आज की कक्षा बच्चों कक्षा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और वह है कक्षा 8वीं कक्षा में हमारा आज का विषय गणित विषय में हमारा जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 12वां एक चरांक वाले समीकरण, जिसका दूसरा भाग आज हम जानेंगे समझेंगे। इक्वेशन इन वन वेरिएबल पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम कुछ शाब्दिक उदाहरणों पर आज चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए, हमने अब तक देखा कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। आप याद कीजिए अपने इसके पहले वाले लेसन में, पहले पार्ट में, कि अगर समीकरण में चरांक के साथ कोई जोड़ की क्रिया वाला पद है तो उसको हटाने के लिए, उस पद को हटाने के लिए दोनों पक्षों में उतने ही मान को घटाने की क्रिया करते हैं। अगर घटाने की क्रिया हो तो फिर जोड़ की क्रिया द्वारा चरांक के अलावा जो पद है उसमें जुड़ा हुआ उसको हटाने के लिए काम करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए। चरांक के साथ गुणांक है कोई तो गुणांक को हटाने के लिए उसी संख्या से भाग की क्रिया करते हैं। और अगर चरांक के साथ कोई भाग की क्रिया हुई हो किसी संख्या से तो हम उस संख्या को हटाने के लिए गुणन की क्रिया करते हैं। ये हमने देखा था। आज हम इसी समीकरण पर आधारित शाब्दिक उदाहरण देखेंगे। बच्चों, शाब्दिक उदाहरण मतलब दैनिक व्यवहारिक उदाहरण, और बीजगणित में जो समीकरण को लेकर हम शाब्दिक उदाहरण हल करने की जो विधि आई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम बड़े से बड़े प्रश्न को आसानी से हल कर पाते हैं समीकरण द्वारा, वरना वैसे मौखिक हिसाब लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो यहाँ पर हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला है, दी गई जानकारी को, शाब्दिक उदाहरण में जो जानकारी दी गई होगी उसको उसकी संख्या और अक्षर के रूप में लिखकर बैजिक राशि बनाएंगे। हमने जाना है कि जानकारी को, शब्दों को, शाब्दिक जानकारी को कैसे हम बैजिक राशि में परिवर्तित करते हैं। फिर जो राशि बन गई उसके आधार पर प्रश्न में जो जानकारी है, जो शर्त है, उसके अनुसार हम एक समीकरण तैयार करेंगे। और एक बार समीकरण बन गया तो फिर उस समीकरण को हल करेंगे, चर का मान ज्ञात करेंगे और चर का मान जो भी आएगा उस चर के मान के द्वारा प्रश्न में पूछी गई जानकारी का हम हल खोजेंगे, उत्तर प्राप्त करते हैं। तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम किस तरह जानकारी को संख्या और अक्षर में पहले बदलते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद फिर व्यवहारिक उदाहरण से ही हम अधिक समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक सिंपल सा
जानकारी है कि मैंने एक संख्या मन में सोची। अब कौन सी संख्या मन में सोची? अब हमें इसे यहाँ पर अक्षर का प्रयोग करना है। तो माना मैंने मन में एक संख्या सोची x। अब अगली जानकारी है, मैंने एक संख्या में 3 जोड़ दिया। कैसे लिखेंगे इसको? तो सबसे पहले मैंने जो संख्या ये है उसमें मैंने 3 जोड़ दिया है। 3 जोड़ने का मतलब है धन 3 को मैंने जोड़ दिया, तो x धन 3 लिखेंगे, मतलब संख्या में 3 जोड़ दिया। हो गया ना। यहाँ पर जानकारी है शब्दों में, हमने लिख दिया उसको वैदिक राशि में अक्षर और संख्या का प्रयोग करते हुए। अगली जानकारी है, मैंने एक संख्या में 10 जोड़ दिया। आप बताओ क्या करेंगे? आप तुरंत बता सकते हैं। मान लीजिए मैंने जो संख्या सोची वो x है और मैंने इसमें 10 जोड़ दिया, तो मतलब मुझे धन 10 करना होगा। तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं कि जानकारी को कैसे राशि में परिवर्तित करते हैं। मैंने एक संख्या में से 3 घटाया। क्या कहा मैंने? संख्या में से 3 घटाया। मैंने जो संख्या कौन सी ली? x ली। 3 घटाया मतलब मैंने क्या किया? 3 घटा दिया, ऋण 3 हो गया। हो गया ये वैदिक राशि में परिवर्तित। मैंने एक संख्या में से 3 घटाया, तो x वो संख्या है तो उसमें से 3 घटाया, मतलब ऋण 3। अगली जानकारी को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका उत्तर। मैंने एक संख्या में 6 से गुणा किया। जैसा कि कहा गया है 6 से गुणा, मतलब मेरी संख्या 6 है, उसमें मैंने मेरी संख्या x, उसमें मैंने 6 से गुणा किया, तो 6 से गुणा, तो x गुणे 6, या हम इसे 6x भी लिखते हैं और सामान्य तौर पर हम वही लिखेंगे। तो आपने छोटी छोटी जानकारियों को किस तरह से हमने परिवर्तित किया देखा। एक संख्या में 3 जोड़ने पर 5 मिलता है। अब यहाँ पर रिजल्ट भी मिला है, केवल हमने जोड़ा ही नहीं, जोड़ने पर रिजल्ट मिला, 5 मिलता है। तो यहाँ पर एक जानकारी है, वैदिक राशि बनेगी और फिर रिजल्ट भी है कि 5 मिलता है। तो शर्त है कि जोड़ने पर 5 मिलता है। तो x, उसमें मैंने 3 जोड़ दिया और मुझे क्या मिला? 5, तो बराबर 5। तो अब देखिए हमने वैदिक राशि बना के समीकरण भी तैयार कर लिया। तो x धन 3 बराबर 5, इसका मतलब हुआ x वह संख्या है, उसमें मैंने 3 जोड़ा, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? 5। यह इसका गणितीय रूपांतरण हो गया। चलिए फिर समीकरण बनाते हैं एक। ध्यान से पढ़िए। एक संख्या में से 3 कम करने पर 5 बचता है। तो 3 कम करने पर एक क्रिया है और बचा कितना? 5। यह रिजल्ट मिला मुझे। तो मतलब एक संख्या है x, उसमें से 3 कम किया। 3 कम करने का मतलब है -3, और क्या बचा कम करने पर? बराबर 5। तो यहाँ पर समीकरण तैयार हो गया। अब इसको हल करेंगे तो वह संख्या मिल जाएगी, हम वो बाद में देखेंगे। अगला है, एक संख्या में 3 से गुणा करने पर 15 मिला। पहला क्रिया क्या है कि संख्या, फिर उसमें क्या किया? 3 से गुणा, अब गुणा करने पे क्या उत्तर मिला? 15, तो बराबर 15। तो x गुणे 3 बराबर 15, या 3x = 15, यह हम लिख सकते हैं। तो ये सब कृति थी। हमने देखा कि किस तरह शब्दों को हम उसको वैदिक राशि में और फिर समीकरण में परिवर्तित करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 78 पर हल किए गए उदाहरण है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, कैसे शब्दों को
राशियों में परिवर्तित करके फिर उसका समीकरण तैयार किया जाता है प्रश्न के अनुसार। पहला उदाहरण है, जोसेफ का वजन उसके छोटे भाई के वजन का दुगना है। दोनों का कुल वजन 63 ग्राम है। तो जोसेफ का वजन ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पर किसको माने, पहले एक्स या जो वजन हमें ज्ञात करना है, तो पहले ध्यान देखेंगे किसका वजन किससे कितना गुना है। तो किससे गुना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे भाई का दुगना है, यानी जोसेफ का वजन कितना है, छोटे भाई का दुगना। तो अगर छोटे भाई का वजन पता होगा तो हम जोसेफ का वजन दुगना करके निकाल लेंगे। तो सरल वाक्य में जो जानकारी बाद में है, यानी छोटे भाई के वजन का दुगना है, किसका दुगना, किससे दुगना, जहाँ लिखा होगा उसी को हम पहले मान लेते हैं एक चरांक के रूप में। चलिए ध्यान से देखिए कैसे हल करते हैं। लिखा है जोसेफ का वजन है, लेकिन कितना है, छोटे भाई के वजन का दुगना। तो छोटे भाई का वजन हमें पता नहीं है, इसलिए माना छोटे भाई का वजन x किलोग्राम है। ये छोटे भाई का वजन हमने मान लिया। एक बार छोटे भाई का वजन पता चल गया, x हमने मान लिया, तो जोसेफ का वजन कितना है, इसका दुगना है। मतलब जोसेफ का वजन x गुणे 2 यानी दुगना है, 2x बराबर। तो हमें जोसेफ का वजन दुगना है 2x और जोसेफ के छोटे भाई का वजन x, ये दोनों का वजन यहाँ पर मिल गया चरांक के रूप में, पद के रूप में। अब प्रश्न में एक जानकारी और दी गई है। क्या दी गई जानकारी के आधार पर ध्यान से देखो, दोनों का कुल वजन 63 है। दोनों का वजन, दोनों मतलब जोसेफ के भाई का और जोसेफ का मिलाकर 63 है। तो समीकरण कैसे बनेगा बताओ। जोसेफ का वजन 2x और उसके भाई का वजन x हमने माना है, तो x और 2x ये दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 63, तो बराबर 63। यह बन गया एक समीकरण। और एक बार समीकरण तैयार हो गया बच्चों, तो हम उत्तर निकाल सकते हैं कि वास्तव में जोसेफ का वजन या उसके भाई का वजन कितना होगा इस जानकारी के अनुसार। तो 2x 3x मिलाकर हो गया, 2x और 2x मिलाकर हो गया 3x बराबर 63। दोनों पक्षों में 3 से गुणा है ना 3x, तो 3 से भाग दे देंगे, भाग देने पर आएगा x बराबर 21। 63 में अगर भाग देते हैं तो जोसेफ का वजन कितना है, x का दुगना है ना, पहले ही हमने बोला है जोसेफ का वजन उसके भाई के वजन का दुगना है 2x। तो x अगर 21 है तो 2x मतलब 2 गुणे 21 हो गया 42 किलोग्राम। तो जोसेफ का वजन 42 किलोग्राम होगा। तो हमें उत्तर मिल गया ना, जोसेफ का वजन 42 किलोग्राम है। प्रश्न संग्रह 12.2 पेज नंबर 79 पर है, उसका उदाहरण हम देखते हैं। माँ की आयु बेटे की आयु से 25 वर्ष अधिक है। ध्यान दो, माँ की आयु बेटे की आयु से, किसकी आयु से, माँ की आयु कब पता चलेगी, जब बेटे की आयु हमें अंदाजा हो तो हम उससे माँ की आयु ज्ञात करेंगे। तो पहले बेटे की आयु कितनी है ये मानना पड़ेगा। अगर बेटे की आयु x है तो माँ की आयु लिखा है बेटे की आयु से 25 वर्ष ज़्यादा है, x से 25 ज़्यादा है, यानी x धन 25। आया समझ में। उसके बाद लिखा है 8 वर्ष बाद। अब मान लीजिए आज आपकी उम्र 13 साल है, तो 8 साल बाद कितना होगा, 8 साल बढ़ जाओगे, 13 और 8 21 साल हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आज मम्मी की आयु 40 साल है, तो 8 साल बाद कितना होगा, 48 हो जाएगी। मतलब
जितने साल बाद हम जब भी देखेंगे तो सबकी आयु उतनी बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि माँ की बढ़ जाएगी तो बेटे की नहीं बढ़ेगी। 8 साल बाद माँ की भी बढ़ जाएगी, बेटे की भी बढ़ जाएगी, और जो लोग होंगे सबकी उम्र 8-8 साल बढ़ेगी ही हमेशा। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो प्रश्न में क्या लिखा है, 8 वर्ष बाद बेटे तथा माँ की आयु का अनुपात, यानी उनको बटे के रूप में अगर लिखते हैं अनुपात के रूप में, तो वो 4/9 हो जाता है। तो बेटे की आयु हमें ज्ञात करनी है। चलिए हम जानकारी से शुरू करते हैं। बेटे की आयु से 25 वर्ष अधिक है ना माँ की आयु, तो पहले बेटे की आयु को मानेंगे। माना बेटे की आयु या वर्तमान आज की उम्र ना x वर्ष आज, तो माँ की कितनी होगी, उससे 25 साल अधिक ज़्यादा है, तो माँ की आयु बेटे की आयु से 25 साल ज़्यादा, 25 वर्ष अधिक है, मतलब x धन 25। दोनों की आयु अब मिल रही है यहाँ पर, बेटे की आयु x, माँ की आयु x धन 25 हमें मिल गया। अब प्रश्न में एक जानकारी है, ध्यान से देखेंगे। 8 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, पहले वो निकाल लेते हैं दोनों की। तो अब 8 वर्ष बाद बेटे की आयु कितनी होगी, तो आज x है तो 8 साल बढ़ जाएगा वो x धन 8, और माँ की आयु आज x धन 25 है तो उसमें 8 साल बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा x धन 33 वर्ष। ये 8 साल बाद बेटे और माँ की आयु यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब प्रश्न में एक जानकारी दी गई है, ध्यान से देखो। प्रश्न में कहा गया है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 4/9 हो जाएगा, यानी 4 और 9, 4 कम है 9 ज़्यादा है, मतलब बेटा और माँ की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/9। तो दी गई जानकारी के अनुसार हम यहाँ पर बेटे और माँ की आयु का अनुपात निकालते हैं। तो 8 वर्ष बाद बेटे की आयु कितनी है और 8 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी है। प्रश्न में दिया गया है कि यह अनुपात 4/9 हो जाता है। चलिए हल करें। अब हमारी जानकारी के अनुसार x धन 8 बेटे की आयु है और माँ की आयु x धन 33 है, और उनका अनुपात 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, ये 8 वर्ष बाद का ही है, बटे 9, 4/9। प्रश्न में जानकारी 4/9 होता है 8 साल बाद, हमने इसको बराबर 4/9 कर दिया। तो इस तरह यह एक समीकरण का रूप मिल गया। आगे इसको हल कैसे करेंगे, तिरछा गुणा, इसलिए x धन 8 में सीधे 9 का गुणा इस तरह हो जाएगा, और दूसरी तरफ 4 है, x धन 33 में 4 का गुणा। अब यह कोष्ठक रूपी समीकरण बना है, इसको तोड़ देंगे। 9 का गुणा x धन 8 में करेंगे तो 9x धन 9 × 72। 4 का गुणा x धन 33 में करेंगे तो 4x धन 132। 4 गुणे 33 132। अब क्या करेंगे, चरांकों के जो समान पद हैं समीकरण में उसको हम एक तरफ लेंगे, या तो 4x दोनों तरफ घटा लेंगे या तो पक्षांतर करते हुए, तो 9x एक तरफ और हम 4x को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा धन 4 का। ठीक उसी प्रकार 132 दूसरी तरफ पहले से ही है, धन 72 को हम अगर ले जाते हैं पक्षांतर करके या दोनों पक्षों में 75 घटाते हैं तो इस तरह से समीकरण बनेगा। आपने पहले लेसन में इसके देखा होगा। अब चरांक एक तरफ 9x ऋण 4x 5x हो गया, 132 ऋण 72 60 आ गया। 5x मतलब 5 से चरांक में गुणा है, और उस 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, गुणा को हटाने के लिए दोनों पक्षों में भाग 5 से, समान संख्या से। 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा और 12 कट जाए 60 से, और 5 से 5 60 कटेगा तो 12 आ जाएगा।
x बराबर 12। x 12 आ गया और हमने x किसको माना था? बेटे की आयु। तो इसलिए बेटे की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। तो उत्तर मिल गया, बेटे की वर्तमान आयु 12 वर्ष। अब देखते हैं प्रश्न संग्रह 12.2 पेज नंबर 80 पर जो प्रश्न है वह कौन सा है? वह है प्रश्न क्रमांक 3, पीतल के मिश्रण में। ध्यान दो, पीतल दो धातुओं का मिश्रण होता है, तो उसके मिश्रण में तांबा और जस्ता है। उसका अनुपात दिया गया है, मात्रा नहीं पता है लेकिन अनुपात दिया गया है 13:7 और कुल पीतल का वजन 700 ग्राम दिया गया है। तो इसमें हमें बर्तन में जस्ते की मात्रा कितनी होगी बताना है, बराबर। तो अगर हम तांबे का नाम पहले है, मतलब उसका जो मात्रा है वह 13 और जस्ते का 7 इस अनुपात के रूप में है, तो हम मान लेते हैं, माना जो मिश्रण है उसमें तांबे की मात्रा 13 है, 13x मानेंगे। तो 13x ग्राम जो है वो तांबे का, तो जस्ते का फिर उसी अनुपात में आएगा 7x, क्योंकि 13:7 प्रश्न में दिया गया है। तो यह मात्रा हमने मान लिया अनुपात के कारण। अब प्रश्न में लिखा गया है कि दोनों का कुल वजन तो 700 ग्राम है, मिलाकर पीतल बना। तो हमने जो मात्रा निकाली 13x और 7x, उस जानकारी के अनुसार 13x और 7x ग्राम, ये दोनों मिश्रण जो हो गया वह 700 ग्राम का हो। तो इसका मतलब 13x धन 7x बराबर कितना हुआ? 20x बराबर 700। 20x बराबर 700 मतलब दोनों पक्षों में 20x है, x में 20 से गुणा है, तो 20 से भाग देकर ही हम इसको हल करेंगे, जैसा कि हमने सीखा है। 20 से भाग देंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, x बचेगा। 20 से 700 में हम काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 2 से 70 35 बार कटेगा, x बराबर 35 आया। लेकिन हमें x नहीं निकालना है, हमें निकालना है जस्ते की मात्रा। और मिश्रण में जस्ते की मात्रा कितनी है? हमने माना है 7x, है ना। तो x का मान अभी हमने ज्ञात किया, तो गुणे 35 हो गया। 7x बराबर 7 गुणे 35, और गुणा करने पे कितना आएगा? 245 ग्राम। तो इस मिश्रण में जो कि पीतल है उसमें जस्ते की मात्रा 245 ग्राम है। तो मिश्रण में जस्ते की मात्रा 245 ग्राम, यही हमारा हल हुआ। अगला प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 80, प्रश्न संग्रह 12.2, और प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, उसे बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल, यानी 3 क्रमिक पूर्ण संख्या मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 क्रम में बढ़ते हैं ना, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्रमिक मतलब एक के बाद एक जो आती है वो क्रमिक संख्या। एक में एक जोड़ेंगे, दो में एक जोड़ेंगे, 3, यानी क्रमिक संख्या आगे वाली जो बढ़ती संख्या है वह, तो हर एक में एक एक का अंतर होता है। तो लिखा है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 45 से ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, उनका योगफल जो है 45 से ज़्यादा है, किंतु 54 से कम है। तो उनका योग टोटल जो है वो 45 से ज़्यादा है। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 नहीं होगा, 53 तक होगा, क्योंकि 45 से ज़्यादा और 54 से कम है, तो वो संख्या ज्ञात करो। यानी हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनका योगफल क्रमिक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, योगफल 45 से ज़्यादा हो लेकिन 54 से कम हो। कैसे करेंगे? तो 3 क्रमिक पूर्ण संख्या कौन सी पहले मान लेंगे, तो हम छोटी संख्या मानते हैं पहले। माना पहली संख्या जो है वो x है, पूर्ण संख्या। तो दूसरी कौन सी होगी बताओ? उससे एक ज़्यादा, वो होगी x धन 1।
तीसरी कौन सी होगी? इससे एक ज़्यादा, मतलब x धन 2। चौथी x धन 3। ऐसे ही एक एक जुड़ते जाता है तो क्रमिक पूर्ण संख्या मिलती है। तो ये 3 क्रमिक पूर्ण संख्या हमें यहाँ दिखाई दे रही है जो हमने माना। अब पहला शर्त क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहला शर्त है उनका योगफल 45 से अधिक है, बराबर नहीं, अधिक। कैसे लिखेंगे इसको, सोचिए। तो पहला हम जानकारी लिखते हैं, योगफल जो है वो अधिक है किससे? 45 से। तो यह असमानता का चिन्ह आ गया, असमानता में छोटा बड़ा का चिन्ह आ गया, है ना। तो योगफल 45 से बड़ा है, पहली जानकारी में। उसके बाद लिखा है किंतु 54 से कम है, मतलब वो 54 से कम है। कौन? उसका योगफल 54 से कम है। यानी 2 जानकारी, 2 शर्त यहाँ पर दी गई है। हम दोनों शर्तों को देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला योगफल, तो योगफल करते हैं। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, इनका योगफल अधिक है किससे? 45 से। तो योगफल कर दिया। अब x कितना है? 3x, और 1 धन 2 है, वो कितना हो गया? 3। यह बड़ा है 45 से। अब क्या करेंगे? 3x में 3 जुड़ा हुआ है, 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में से 3 घटा देंगे, तो 45 में से 3 घट गया, बचा 3x बड़ा होगा। 45 में से 3 घटाया 42। x के साथ 3 है, 3 से भाग दे देंगे क्योंकि x 3 का गुणा है। तो 42 में भी 3 से भाग देंगे तो 14 आएगा। तो x जो है 14 से बड़ा है, ये पहला हमें एक जानकारी मिली। 14 से बड़ा तो बहुत संख्या हो सकती है, इसलिए दूसरे शर्त को देखते हैं। अब योगफल 54 से छोटा है, मतलब x धन 1, x धन 2, ये कैसा है? 54 से छोटा है। तो फिर वही बात हुई, तीनों x जोड़ देंगे, 1 धन 2 जोड़ देंगे, तो ये छोटा हुआ 54 से। 3x दोनों पक्षों में से घटा देंगे तो 54 में से भी 3 घट जाएगा। 3x छोटा है 51 से, मतलब 3 से भाग देने पर दोनों पक्षों में बटे 3 करेंगे तो आ गया 17। x जो है वो 17 से छोटा होना चाहिए, और पहला था x 14 से बड़ा होना चाहिए। 14 से बड़ा, 17 से छोटा, है ना। ये हमें जानकारी मिली। तो उत्तर संख्या कौन सी होगी? तो 14 से बड़ा मतलब x बराबर या तो 15 होगा या तो 16 होगा, क्योंकि 15 भी 14 से बड़ा है और 16 भी 14 से बड़ा है। और दूसरा शर्त था कि 17 से छोटा होना चाहिए, तो 15 भी 17 से छोटा है और 16 भी 17 से छोटा है। तो 2 ऑप्शन मिल रहा है, या तो पहली संख्या 15 होगी या तो फिर पहली संख्या 16 भी हो सकती है। यदि पहली पूर्ण संख्या 15 है तो वह संख्या कौन सी होगी? तो पहली 15, दूसरी 16, तीसरी 17, क्रम से आएगा ना, एक एक जोड़ देंगे तो यह उत्तर भी हो सकता है। और तीनों को जोड़ेंगे तो 45 से ज़्यादा आएगा, 54 से कम आएगा। लेकिन यदि पहली संख्या 16 हुई तो, क्योंकि उत्तर में तो x बराबर 2 मान है, 15 और 16, तो पहली पूर्ण संख्या 16 होगी, तो वे संख्याएं होंगी 16, 17 और 18। इनका भी योगफल 45 से अधिक लेकिन 54 से कम है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हुआ है ना, समझ में? मज़ेदार प्रश्न है ये। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन
चैनल पर डाला जाएगा, आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।